and he decided to launch Young Men Indian Association. तो लाला हरदयाल ने इकबाल को बुलाया कि आप इसमें मुख्य वक्ता होंगे और कार्यक्रम आज ही है। तो इकबाल ने कहा इतना बड़ा कार्यक्रम और आज ही है, मुझे आपने नोटिस नहीं दिया, इसके लिए तो मुझे कुछ विशेष प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो राधा कुमुद मुखर्जी जो हिस्ट्री के माने हुए प्रोफेसर थे, known all greatest historian of our times also, और उनकी पुस्तक बहुत छोटी सी है, 30-40 पन्ने में ही है, जिसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा है कि भारत की बाउंड्री तो पुराणों में मेंशन्ड है, वेदास, रामायण, महाभारत। इसको रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट जस्टिस भगवती, ग्रेट स्कॉलर, 1984 प्रदीप जैन के केस में, एंड आई कोट, दिस इज व्हाट ही सेड, इट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ हिस्ट्री दैट इंडिया वाज फोर्स्ड इनटू ए नेशन नाइदर ऑन अकाउंट ऑफ कॉमन लैंग्वेज nor on account of continued existence of a political regime over its territories, but on account of common culture evolved over centuries. कोल जी ने सही कहा कि मेन इसका मुद्दा ये है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, वो बात क्या है, व्हाट इज दैट एक्स फैक्टर, जिसको इसमें डिस्कस किया गया है। लाला हरदयाल स्टूडेंट थे लाहौर में, और उन्होंने कहा यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसका सभी मेंबर बनते हैं, तो वाई लेट अस फॉर्म यंग मैन इंडियन एसोसिएशन, दिस इज द थॉट ही गिव, एंड ही डिसाइडेड टू लॉन्च यंग मैन इंडियन एसोसिएशन। तो लाला हरदयाल ने इकबाल को बुलाया कि आप इसमें मुख्य वक्ता होंगे और कार्यक्रम आज ही है। तो इकबाल ने कहा इतना बड़ा कार्यक्रम और आज ही है, मुझे आपने नोटिस नहीं दिया, इसके लिए तो मुझे कुछ विशेष प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जब तक आप आएंगे नहीं हम कार्यक्रम शुरू नहीं करेंगे। कार्यक्रम 3 बजे था, 10 अगस्त 1904 को। तो इकबाल ने अपने कमरे में बंद करके सोचना शुरू किया और वो 7 बजे आए और 7 बजे उन्होंने ये गीत प्रस्तुत किया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के मैगजीन डेटेड 16 अगस्त 1904 को। ये गीत इतना सुंदर है जिसको आज तक हम गाते हैं, इसमें वो सब बात है जो हम कहना चाहते हैं। तो राधा कुमुद मुखर्जी जो हिस्ट्री के माने हुए प्रोफेसर थे, known all greatest historian of our times also, और उनकी पुस्तक बहुत छोटी सी है, 30-40 पन्ने में ही है, जिसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा है कि भारत की बाउंड्री तो पुराणों में मेंशन्ड है। लोग कह रहे हैं कि भारत कभी एक नहीं था, भारत हमेशा एक था, क्योंकि उत्तरम यत् समुद्रस्य च हिमाद्रि चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामम भारती यत्र संस्कृत। ये तो हजारों साल पहले का श्लोक है, जिसके उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है, वो भारत है और उसके रहने वाले भारतीय हैं। तो इतने प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, आप रामेश्वरम में जाइए, कश्मीर से जाइए, रामेश्वरम साउथ में है, वो अलग अलग कुएं में स्नान कराते हैं और वो कहते हैं कि ये सभी नदियों का पानी यहाँ पर है। देर आर 52 शक्ति पीठ्स, कितने साल से, हजारों साल पुराने, विष्णु पुराण की सब वो समय से। 12 ज्योतिर्लिंग, 7 मोक्षदायिनी शहर, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, जब सप्तहिता मोक्षदायिका।
तो ये जब सब लिटरेचर है, वेदास, रामायण, महाभारत, इसको रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट जस्टिस भगवती, ग्रेट स्कॉलर, 1984 प्रदीप जैन के केस में, एंड आई कोट, दिस इज व्हाट ही सेड, इट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ हिस्ट्री दैट इंडिया वाज फोर्स्ड इनटू ए नेशन neither on account of common language nor on account of continued existence of a political regime over its territories, but on account of common culture evolved over centuries. It is a cultural unity, something more fundamental and enduring than any other bond which may unite the people of a country together, which has wielded this country into a nation. तो ये सुप्रीम कोर्ट में 1984 में जस्टिस भगवती ने बताया कि भारत एकात्म है, एकात्म रहा है, लैंग्वेजेस कितनी भी हों, देर इज समथिंग, देर इज इन स्पाइट ऑफ ऑल डाइवर्सिटी देर इज ए यूनिटी। इसीलिए हम तो वसुधैव भारत की भी बात करते हैं। और एकात्म मानववाद का जब दीनदयाल जी उपाध्याय ने लिखा, एक्सप्रेस किया, पॉलिटिक्स में हलचल मच गई उस समय कि सारे मानवता को हम एक आत्म गिनते हैं, एक आत्म गिनते हैं। वो जो यूनिटी का हमारा प्रिंसिपल है। मैं अपनी बात समाप्त करने वाला हूँ। सिर्फ एक इंटरेस्टिंग आपके सामने एक मैं कोटेशन पढ़ना चाहता हूँ। मदनलाल ढींगरा was a young man who killed Ripon in London, and he was hanged on 18th August 1909। 100 साल से ज़्यादा हो गए। उनको मीडिया ने लंदन में हैंगिंग से एक दिन पहले इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू मीडिया में छापा। उसकी इंटरव्यू की डेट है 17 अगस्त 1909। उनको पूछा कि आपने ये मर्डर क्यों किया? अब आप बताइए, अब आपको कल फांसी हो जाएगी, आज आप बताइए क्यों किया? उन्होंने कहा, एज ए हिंदू आई फील ए wrong done to my country is insult of God. Poor in health and intellect, son like me has nothing else to offer but my own blood. So I have sacrificed myself on her altar. Cause of India is cause of Rama. Cause of India is cause of Krishna. So war of independence will continue between India and England so long as Hindus and English races last. Only lesson required in India at present is to learn how to die, and only way to teach is by dying ourselves. Therefore, I am dying in the glory of, in my martyrdom. अब नेक्स्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा लंबा हो गया कोटेशन, पर ये लास्ट सेंटेंस सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। माई ओनली प्रेयर टू गॉड इज, मे आई बी रीबोर्न of the same mother, and I may re-die in the same sacred cause till cause is successful and she stands free for the good of humanity and glory of the God. So ये उनका मिशन वंदे भारत मातरम। This was his quotation from his interview, जिसमें उन्होंने कहा कि ये भारत की आज़ादी की लड़ाई, जिसमें अपने जीवन देना बहुत छोटी चीज़ है, ये गुड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ग्लोरी ऑफ गॉड के लिए ये आवश्यक है। तो भारत क्या है, इस बात से एक अलग, बाकी देशों से भारत एक अलग है। भारत की एकात्मता क्या है, इसको समझना बड़ा आवश्यक है। अब मीडिया तो आप जानते हैं ना, मीडिया तो सबको इंटरव्यू करती है। आफ्टर दिस इंटरव्यू वाज पब्लिश्ड, प्राइम मिनिस्टर चर्चिल को मीडिया ने अप्रोच किया और पूछा कि आपकी इस स्टेटमेंट पर क्या प्रतिक्रिया है। और चर्चिल का स्टेटमेंट था, जो भी फिर मीडिया में छपा अगले दिन, दीज आर फाइनेस्ट वर्ड्स एवर मेड इन द नेम ऑफ पैट्रियटिज्म। दिस इज चर्चिल स्टेटमेंट। सो एकात्म भारत की अगर बात कर रहे हैं हम, ग्रेट नोबल वैल्यूज विच हैव ट्रांसेंडेड, विच हैव कम, which is our legacy, which has come from time material. We are
ultimately governed by dharma, which is a higher constitution, or Supreme Court's emblem is yato dharma tato jaya. So fundamental for everything is the dharma. सुभद्रा कुमारी चौहान ने हर बोलो बुंदेले से कहानी सुनी थी और हम यशराज बुंदेला जी से ये कहानी सुन रहे हैं. दैट मीन्स कुछ कॉमन फैक्टर, एक नया नैरेटिव बिल्ड करने में एक कॉमन फैक्टर है. आपने मातृभाषा हिंदी होते हुए भी ये पुस्तक इंग्लिश में लिखी है. शायद इंग्लिश की डिमांड थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अब समय बदल रहा है और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी आप इसकी हिंदी की भी प्रस्तुत करेंगे. मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि इसकी भावना इस पुस्तक में, उसको कुछ हिंदी में अच्छा एक्सप्रेस किया जा सकता है. उदाहरण के लिए अगर आप इसका ट्रांसलेशन टाइटल का करें, इंटीग्रेशन ऑफ भारत, अगर हिंदी में अगर करें भारत की एकात्मता, तो शायद जो आप कहना चाहते हैं और ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं. ये विषय वास्तव में, ये विषय भारत की एकात्मता का है, नॉट इंटीग्रेशन एज सच हिस्टोरिकल, क्योंकि वो तो सबको पता है और ये फैक्ट है. आपने हिस्टोरिकल इंटीग्रेशन के बारे में तो मेंशन किया है, लेकिन यूनिकनेस जो इस पुस्तक की है वो भारत की एकात्मता क्या है. अब इस पुस्तक को पढ़ते हुए मुझे दो पुस्तकों का और ध्यान आ रहा था और शायद इस थॉट को, और उसमें उन्हीं दो पुस्तकों में भी इस थॉट को लिया गया है. दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद, वो भी इस पुस्तक में परिलक्षित है. एकात्मता. राधा कुमुद मुखर्जी का फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया, जो 1914 में पब्लिश हुई और सबसे पहले लंदन में पब्लिश हुई और 1909 में वो लिखी गई. तो जैसा अभी जवाहरलाल कोल जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया, आपने अटॉर्नी जनरल साहब ने किया, इस पुस्तक में एक पर्सपेक्टिव प्रेजेंटेड है. हिस्ट्री हम सब ने पढ़ी है, हिस्ट्री एक विषय है, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है, पॉलिटिक्स के बारे भी जानते हैं. तो जो इंटीग्रेशन ऑफ भारत, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इस बुक के टाइटल में है पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव गिवन बाय यशराज बुंदेला जी, दैट इज यूनिक. हम जानते हैं जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुई हैं, 563 प्रिंसली स्टेट्स को भारत में इंटीग्रेशन किया गया. वो क्यों हुआ, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, ये फैक्ट है, सरदार पटेल ने उनको किया, वो तो हम सब लॉयर्स पर्टिकुलरली इसको जानते हैं. लेकिन ये इसमें क्या कहना चाहते हैं यशराज जी, मैं उसको प्रिएम्प्ट नहीं करूँगा क्योंकि पुस्तक आप खुद पढ़ेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बात. आपने 465 बुक्स एंड आर्टिकल्स की बिब्लियोग्राफी इस पुस्तक के अंत में दी है, जिसका आपने ये सब रेफरेंस दिया है. हम जानते हैं कि क्या कठिनाइयाँ थी, क्या कठिनाइयाँ हमारे भूतकाल में थी, पास्ट में थी, क्या प्रॉब्लम्स आई इंडिया की जर्नी में. और 1947 से 1949 तक जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस चला, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में जो प्रोविज़न थी कि हम अपनी सोवरेनिटी हटा रहे हैं, जो प्रिंसेस थे अल्टीमेट सोवरेनिटी
वो इंग्लैंड के पास थी। वो उन्होंने हटाई तो प्रिंसेस ने सोचा अब हम आज़ाद हो गए, हम सोवरेन हो गए। लेकिन सारे भारत का स्वतंत्रता संग्राम तो इस बात के लिए था कि भारत की एकात्मता हो और न्याय मिल सके, हर व्यक्ति को न्याय मिल सके। तो सरदार पटेल ने इस मुश्किल काम को किया, जैसा आपने इस पुस्तक में लिखा है और आपने कोट किया है। सरदार पटेल की स्पीच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अक्टूबर 12, 1949, which was read by K.M. Munshi as Sardar Patel was ill on that day. तो एक लाइन मैं कोट कर रहा हूँ। Human memory is probably short. Meeting in October 1949, we are apt to forget the magnitude of the problem which confronted us in August 1947. ये एक मिस्चीफ थी अंग्रेज़ों की कि ये एक प्रोविज़न डाल दीजिए कि जो ब्रिटिश डायरेक्टली रूल कर रहे थे उसको हमने इंडिपेंडेंट कर दिया, भारत सरकार को सौंप दिया, लेकिन बाकी जो प्रिंसेस हैं उनको आज़ाद कर दिया, वो उनकी मर्जी पे है, वो आपके साथ मिल जाएं। तो इस बात की आवश्यकता नहीं है कि एक्सेशन कैसे हुआ, इस बात का इस पुस्तक में विस्तार से वर्णन है। ये जो लिगेसी आपने प्रेजेंट की है, आई विश यशराज सिंह जी ऑल सक्सेस, एंड आई एम श्योर ये आपकी जो प्रतिभा है, आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो एफर्ट आपने की है, एंड आई एम श्योर, और माता पिता जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसी संतान के लिए आपने जो एक एफर्ट की है, ये एक बिगिनिंग है, पर ये इट्स ए वेरी वेरी बिग एफर्ट। आई एम श्योर इट विल ब्रिंग great results. Thank you.